हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं हूं सागरिका शिवड़ीकर और आज हम लोग करने वाले सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक कॉस्ट शीट। और ये टॉपिक जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, सो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एंड अ कॉस्ट शीट ये हम लोग करने वाले हैं। और कॉस्ट शीट ये आपको 20 मार्क्स के वेटेज के लिए आता है, मतलब अगर आप TY लेवल में हो तो ये 20 मार्क्स के लिए वेटेज के लिए आएगा। और अगर आप TY लेवल इन द सेंस अगर आप TY BCom के हो तो ये क्वेश्चन 20 मार्क्स का वेटेज लेके आता है। और अगर आप TY BAF SY BAF इसमें हो तो यहाँ पे आपको ये जो चैप्टर है ये आपको 15 मार्क्स का वेटेज लेके आएगा। सो यहाँ पे कॉस्ट शीट ये पूरा चैप्टर फॉर्मेट बेस है, मतलब यहाँ पे फॉर्मेट, उसके कंटेंट्स आपको पता होना चाहिए, कौन से हेड के अंडर क्या क्या जाएगा ये आपको पता होगा तो आप कॉस्ट शीट सिंपली कर सकते हो। बेसिकली कॉस्ट शीट में दो टाइप है, एक होता है प्रेजेंट कॉस्ट शीट और दूसरा होता है एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। प्रेजेंट कॉस्ट शीट मतलब जो भी प्रेजेंट ईयर का डेटा है इसके बेसिस के ऊपर हम लोग हमारे बैच का कॉस्ट शीट हम लोग प्रिपेयर करते हैं, मतलब क्या क्या एक्सपेंसेस हमें लगने वाला है। सो बेसिकली 3 एलिमेंट जो होते हैं कॉस्टिंग के, जिसको बोला जाता है मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। सो मटेरियल क्या क्या लगेगा, लेबर क्या लगेगा, ओवरहेड्स, ये 3 फैक्टर्स के बिना, 3 एलिमेंट्स के बिना कोई भी प्रोडक्ट रेडी नहीं हो सकता। सो ये 3 एलिमेंट्स का कॉस्ट हम लोग ऐड करेंगे। अगेन इस 3 एलिमेंट्स में फर्दर 2 पार्ट है, एक है आपका डायरेक्ट कॉस्ट और दूसरा होता है आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट। सो डायरेक्ट कॉस्ट ये आपको पता है, डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब होता है जो कॉस्ट डायरेक्टली एलोकेट हो जाता है फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट, मतलब जिसके बिना हमारा प्रोडक्ट रेडी नहीं हो सकता, ऐसे खर्चा नहीं किया तो प्रोडक्ट रेडी नहीं होगा, जिसको बोला जाता है डायरेक्ट कॉस्ट। एंड ऑल आर दी इनडायरेक्ट कॉस्ट उसको बोला जाता है ओवरहेड्स। मतलब क्या, सो इनडायरेक्ट कॉस्ट बेसिकली क्या होता है कि ऐसे खर्चे जो सब्स्टिट्यूट लेवल में किया जाता है, मतलब मेन प्रोडक्शन होने के बाद सब्स्टिट्यूट लेवल में आप जो खर्चा करते हो उसको बोला जाता है इनडायरेक्ट ओवरहेड, और जिनका कुछ भी कनेक्शन आपके डायरेक्ट के साथ नहीं होता है, मतलब जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसके साथ कनेक्शन नहीं होता है। अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आप नहीं भी स्पेंड कर रहे हो ना तो भी आपका प्रोडक्ट रेडी हो सकता है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट शीट में पहला बेस आपको करना होगा फॉर्मेट, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट ये मेन है। एंड प्लस इसके ऊपर आपको MCQ के लेवल में भी पूछते हैं, मतलब यहाँ पे पूछा जाएगा कि रेंट ऑफ शोरूम कहाँ पे जाएगा, सो कौन से अंडर जाने वाला है, ये MCQ लेवल में भी पूछा जाता है। सो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट ये बेस है, ये आपको प्रॉपरली आपने किया। उसके बाद अगर आपने इसके कंटेंट्स प्रॉपरली किए, आपको ये लॉजिक पता होना चाहिए कि कौन से हेड में क्या क्या रिलेटेड एक्सपेंसेस जाते हैं, ये क्लियर होगा तो आपको सिंपली क्या क्रिएट करना है, फॉर्मेट क्रिएट करना है, एंड देन हम लोग जाने वाला है। सो इसके साथ आज के लेक्चर में क्या क्या होने वाला है ये मैं आपको बताती हूँ। सो आज हम लोग करने वाले हैं पहले फॉर्मेट ऑफ अ कॉस्ट शीट, बिकॉज बेस पता नहीं होगा तो आगे प्रोसीड नहीं कर सकते हैं। सो फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट हमें प्रिपेयर करना है, उसके बाद हमें कंटेंट ऑफ अ कॉस्ट शीट देखना है। एक बार ये फिक्स हो गया तो इसके बाद हम लोग एक बेसिक कॉस्ट शीट का सम करेंगे। बेसिक कॉस्ट शीट मतलब ये सभी सम्स प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए सम्स है। सो बेसिक कॉस्ट शीट मतलब क्या, जहाँ पे इन डिटेल प्रॉपर कॉस्ट शीट आपको प्रिपेयर करने बोला है। एंड देन हम लोग इसके आगे के जो सम्स है जिसमें एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट है, 2 प्रोडक्ट कॉस्ट शीट है, मतलब एक ही इसमें 2 प्रोडक्ट की कॉस्ट शीट आपको प्रिपेयर करना है, सेम डेटा है तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। तो चलो स्टूडेंट हम लोग जाते हैं कॉस्ट शीट के फॉर्मेट के पास, जिसको हम लोग फिक्स करना चाहते हैं। सो कॉस्ट शीट का अगर फॉर्मेट हमने देखा तो यहाँ पे मेन 3 एलिमेंट जैसे मैंने बोला था वैसे ही यहाँ 3 एलिमेंट्स है। कौन से, एक है आपका मटेरियल, दूसरा है वेजेस और तीसरा है एक्सपेंसेस। सो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसके बिना प्रोडक्ट रेडी नहीं हो सकता, तो इन तीनों को ऐड किया तो हमें क्या मिल जाएगा, प्राइम कॉस्ट। तो मैम हमने इधर का उधर और उधर का इधर लिखा तो चलेगा क्या, नहीं, आपको पूरा डेटा एज पर द कॉस्ट शीट फॉर्मेट ही लिखना पड़ेगा। आप कौन से भी आइटम्स ऊपर नीचे नहीं कर सकते हो। ऐसे करने से वजह देखा जाए तो कॉस्ट शीट में सभी एक्सपेंसेस ऐड होते हैं, कॉस्ट शीट मतलब एक्सपेंसेस शीट, तो सभी एक्सपेंसेस ऐड होते हैं। बट यहाँ पे आपका मेन जो कंटेंट है, जो मैंने बोल्ड में लिखा है, वो वैल्यूज़ आपके क्या आ जाएंगे, रॉन्ग आ जाएंगे, और आगे जाके आपके कैलकुलेशन में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। सो स्पेसिफिक आपको पता होना चाहिए कौन से हेड में कौन सा आइटम जाता है। सो पहले 3 एलिमेंट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये ऐड किया तो आपको क्या मिल जाएगा, प्राइम कॉस्ट। और ये 3 एक्सपेंसेस किसके रिगार्डिंग होता है, जहाँ पे एक्चुअल में प्रोडक्शन आपका चालू है। सो एक्चुअल में जब प्रोडक्शन आपका चालू होता है तो प्रोडक्शन होने के बाद, मतलब गुड्स सिर्फ मैन्युफैक्चर्ड हुआ है बट इट्स नॉट रेडी टू सोल्ड, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या हो गया, मैन्युफैक्चरिंग। तो ये 3 खर्चा यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग पे हो गया।
उसके बाद वो आ जाते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, जिसमें सेकेंडरी पैकेजिंग, लेबलिंग जिसको बोला जाता है, रिपेयर्स का खर्चा होगा, ये सब यहाँ पे होगा। एंड इसके बाद कौन सा डिपार्टमेंट इसके ऊपर काम करता है, तो नेक्स्ट डिपार्टमेंट काम करता है ऑफिस ओवरहेड्स, ऑफिस डिपार्टमेंट, जिसमें प्रोडक्ट का पूरा डेटा रिकॉर्ड किया जाएगा, इंग्रेडिएंट्स क्या है या फिर उसके ऊपर लेबल्स में क्या क्या है, कितने ऑर्डर्स आने वाले हैं, ये हम लोग देखेंगे। फिर यहाँ पे हमें मिलेगा यूनिट्स प्रोड्यूस। फिर जब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट डिपार्टमेंट काम करेगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो डिपार्टमेंट सिर्फ क्या देखेगा कि हमें सेल्स कौन से लेवल पे करना है, कितने क्वांटिटी हमें सोल्ड करना है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना पड़ेगा, एंड लास्ट में हमें मिल जाएगा सेल्स। सो बेसिकली इसमें 4 डिपार्टमेंट आपको फोकस करना है। डिपार्टमेंट वाइज जाओगे तो कॉस्ट शीट आपको याद रहेगी। एक है आपका मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, जिसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोला जाता है। फिर वो प्रोडक्ट के ऊपर नेक्स्ट डिपार्टमेंट काम करेगा फैक्ट्री डिपार्टमेंट। इसके बाद इसके ऊपर नेक्स्ट डिपार्टमेंट काम करेगा ऑफिस डिपार्टमेंट, एंड सबसे लास्ट कौन सा डिपार्टमेंट काम करेगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जब ये चारों डिपार्टमेंट खर्चा करते हैं तो ये चारों डिपार्टमेंट का जो भी खर्चा है वो ऐड करके लास्ट में आपको क्या निकालना होता है, टोटल कॉस्ट। इसमें आप प्रॉफिट ऐड करोगे तो डायरेक्टली आपको सेल्स मिल जाएगा। सो पहला डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, आपको मिलेगा प्राइम कॉस्ट। यहाँ पे आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड। प्राइम कॉस्ट में नेक्स्ट ऐड होता है फैक्ट्री ओवरहेड्स। सो फैक्ट्री ओवरहेड्स मतलब यहाँ पे फैक्ट्री के रिगार्डिंग जो भी खर्चा है, कंटेंट्स मैंने दिया है, मैं हम लोग बाद में रीड करते हैं। सो फैक्ट्री रिगार्डिंग जो भी खर्चा होगा वो यहाँ पे आएगा, प्लस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक नॉर्मली आता नहीं है, बट अगर सपोज आया तो उसको फैक्ट्री से लेस करना है। तो WIP का मतलब क्या, वर्क इन प्रोग्रेस, प्रोसेस अभी भी प्रोग्रेस, मटेरियल जो है वो अभी भी प्रोग्रेस में है, तो वो WIP यहाँ पे जो भी ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP होगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP होगा, वो एडलेस यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद आपको मिल जाएगा वर्क्स कॉस्ट। वर्क्स कॉस्ट को फैक्ट्री कॉस्ट भी बोला जाता है। सो वर्क्स कॉस्ट में नेक्स्ट डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स ऐड होंगे, दैट इज ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो जनरली ऑफिस में स्टाफ सैलरी, स्टाफ जो अपॉइंट होता है उनकी सैलरी होगा, रेम्यूनरेशन कुछ होगा, या फिर उनका ऑफिस का रेंट होगा, बिल्डिंग का रेंट होगा, तो ये हम लोग यहाँ पे दे देंगे। ऐड करने के बाद आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्शन। मैम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसका मतलब है आपका प्रोडक्ट सिर्फ प्रोड्यूस हुआ है, जिसको हमने अभी तक सोल्ड नहीं किया। तो ड्यूरिंग द ईयर जितना भी प्रोडक्शन हमने किया है, ऐसे नेसेसरी नहीं कि पूरा का पूरा स्टॉक हम लोग एज इट इज सोल्ड करेंगे। इसमें क्या होता है, सो प्रेजेंटली सपोज मैंने 20,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड किए हैं, और पहले से मतलब जो प्रीवियस मैंने प्रोसेस किया था तो उसमें मेरे ऑलरेडी 2,000 यूनिट्स ऐसे ही पड़े हैं, तो वो मैं पहले लूँगी। एंड मुझे लगा कि करेंटली मुझे 3,000 यूनिट्स साइड में निकाल के रखना है, सो दैट नेक्स्ट ईयर के प्रोडक्शन में या फिर प्रोडक्शन कंटिन्यूटी में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, तो मेरे पास रेडी स्टॉक होना चाहिए, इसलिए मैंने 3,000 साइड में रखा। तो 20 + 2 22, 22 - 3 ऐसे 19,000 यूनिट्स में लास्ट में क्या करूँगी, सोल्ड। तो यहाँ पे जो मेरा टारगेट डिसाइड होगा, दैट इज 19,000 मुझे सोल्ड करना है, उसी यूनिट्स के ऊपर मैम दूसरा डिपार्टमेंट काम करता है, दैट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसने काम किया, फिर आपको मिल जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स, प्रॉफिट ऐड करो, लास्ट में आपको क्या मिल जाएगा, सेल्स। तो नॉर्मली इसके कॉलम्स क्या होता है, यूनिट्स, कॉस्ट पर यूनिट, अमाउंट। मैम अभी यूनिट्स क्या लिखेंगे, जैसे मैंने बोला कि मैंने यूनिट्स कितने प्रोड्यूस किए थे, 20,000, तो डायरेक्ट मटेरियल से लेके टिल द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक आपको हर जगह पे 20,000 20,000 20,000 लिखते जाना है। क्लियर? कहाँ तक मैम, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक, क्योंकि इसके आगे आपके यूनिट चेंज होने वाला है। सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब जितने यूनिट्स हमने बनाए उसके ऊपर मटेरियल ने भी काम किया है, वेजेस का भी काम हो गया, ओवरहेड्स का भी काम हो गया, प्लस फैक्ट्री ने भी काम किया, ऑफिस ने भी काम किया, ये सब मिला के 20,000 यूनिट्स इज माई रेडी, जिसमें 2,000 प्रीवियस प्रोसेस के मेरे इंक्लूडेड थे, वो मैंने ऐड ऑन किया। 3,000 मुझे करंट इसमें नहीं रिक्वायर्ड है, वो मैंने माइनस किया, और ऐसे 19,000 यूनिट्स मुझे क्या करना है अभी, सोल्ड। सो 19,000 यूनिट्स सोल्ड जो बोला है वो हर जगह पे यहाँ से लेके टिल द सेल्स तक हर जगह पे 19 90 90, मतलब जितने यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उन सभी के ऊपर हम लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स नहीं स्पेंड करते हैं, तो जितना सोल्ड करना है उसके ऊपर। अभी कभी कभी आपको सम में ऐसे बोला जाता है, यूनिट्स प्रोड्यूस, आगे एक सम भी है उसके ऊपर,
यूनिट प्रोड्यूस एंड सोल्ड, इसका मतलब 20,000 यूनिट जो मैंने एग्जांपल में अभी बताया, 20,000 यूनिट जो हमने प्रोड्यूस किए ना, वही यूनिट्स हम लोग क्या कर रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं। इसका मतलब देयर इज नो एनी ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, देयर इज नो एनी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, हर जगह पे 20,000 आने वाला है टिल द सेल्स। सो इसके मेन हेडिंग क्या है, 3 एक्सपेंस ऐड किया, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, आपको मिल जाएगा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में नेक्स्ट ऐड करना फैक्ट्री ओवरहेड्स, उसमें ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP होगा तो लेस करो, कभी कभी सेल ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप भी बोलते हैं, तो फैक्ट्री का जो भी स्क्रैप है हमने सोल्ड किया तो सिंपली फैक्ट्री ओवरहेड में से माइनस करना। फिर आपको मिल जाएगा वर्क्स कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट में नेक्स्ट ओवरहेड्स ऐड होंगे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। फिर आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड करो, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस करना। फिर आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, देन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ऐड करो, देन लास्ट में आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल, जिसको हम लोग टोटल कॉस्ट भी बोलते हैं, एंड प्रॉफिट, एंड फिर मिलेगा सेल्स। अभी इन यहाँ तक है ना, यहाँ तक 3 टाइप में पूछते हैं। अभी कभी कभी आपको बोला जाता है कॉस्ट तो बाय डिफॉल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा, ऐसे कभी भी नहीं होगा कि कॉस्ट आपको फाइंड आउट करना है। कॉस्ट मिलेगा इन द सेंस कॉस्ट आपको वहाँ पे दिया नहीं जाएगा कि सेल्स दिया है तो कॉस्ट फाइंड आउट करो, ऐसे नहीं दिया जाएगा, क्योंकि कॉस्ट आपको वैसे भी मिलेगा, क्योंकि सब डिपार्टमेंट का आपने ऐड किया तो फाइनली आपको टोटल कॉस्ट वैसे भी मिलने वाला है। मेन फैक्टर क्या है, आपको सेल्स मोस्ट ऑफ द टाइम पे नहीं दिया जाएगा, तो वहाँ पे एक बेसिक इक्वेशन आता है कि प्रॉफिट इज 20% ऑन कॉस्ट या फिर 25% ऑन सेल्स। तो यहाँ पे देखना, सो जैसे मैंने बोला प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट, तो पहले आपको देखना है प्रॉफिट कितना परसेंट है मैम, तो प्रॉफिट है 20%। ऑन कॉस्ट बोला है कि ऑन सेल्स बोला है, तो ऑन कॉस्ट बोला है तो कॉस्ट इज 100, ऑन कॉस्ट बोला है तो कॉस्ट इज 100। सो 100 रुपीज़ में से 100 रुपीज़, सॉरी ऐसे समझना 100% आपका कॉस्ट है, जिसमें 20% प्रॉफिट आप ऐड करोगे, तो इसका मतलब आपका सेल्स कितना हो गया, 120%। अभी यही इक्वेशन कब मैंने बोला, ऑन कॉस्ट बोला है, जिसके ऊपर बोला है वो 100, ऑन कॉस्ट बोला है इसलिए कॉस्ट 100 लिया, प्रॉफिट 20 है, सेल्स आपका 120 आ गया। ये आता है कैलकुलेशन। अभी अगर आपको बोला 25% ऑन सेल्स बोला, तो मैं पहले देखूंगी प्रॉफिट है कितना परसेंट, सो प्रॉफिट है 25%। ऑन सेल्स बोला है तो सेल्स इज 100, सो सेल्स इज 100, प्रॉफिट इज 25, इसका मतलब मेरा कॉस्ट कितना हो गया, 75। तो यहाँ पे वैसे भी कॉस्ट की अमाउंट तो आपके पास होगी, जैसे मैंने अभी इक्वेशन दिखाया, तो आपको सिंपली क्या करना है, आपके पास जो अमाउंट है, कौन सी अमाउंट आपको फाइंड आउट करनी है, तो सेल्स वाली, तो क्या करना, दिस अमाउंट इंटू 100 डिवाइड बाय 75 आपको मिल जाएगा सेल्स, एंड देन दोनों का डिफरेंस आपको मिल जाएगा प्रॉफिट। तो ये 2 इक्वेशंस आते ही है, कभी बोलते हैं प्रॉफिट ऑन अ कॉस्ट, कभी बोलते हैं प्रॉफिट ऑन अ सेल्स, ये 2 इक्वेशन आते हैं। और एक क्या आता है, तो आपको डायरेक्टली ना सेलिंग प्राइस दिया जाएगा या फिर सेल्स की वैल्यू दी जाएगी, तो टोटल कॉस्ट तो आप कैसे भी रीच हो जाओगे ही, तो आपको डायरेक्टली सेलिंग प्राइस दिया है, यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस करो, सेल्स मिलेगा, डिफरेंस विल बी प्रॉफिट, या फिर सेल्स दिया है, डिफरेंस आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। चलो कंटेंट्स ऑफ अ कॉस्ट शीट हम लोग देखते हैं। देखना कॉस्ट शीट के 2 टाइप के सम्स आते हैं, एक होता है डिटेल कॉस्ट शीट, जिसमें हर एक हेड के अंडर 3-4 एक्सपेंसेस या फिर 4-5 एक्सपेंसेस आपको दिए जाएंगे, और एक आता है एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट में क्या होता है, आपको 2 कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना होता है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलर्स करते हैं, और इसी पर्टिकुलर्स में 2 कॉलम्स हम लोग ड्रॉ करते हैं, सो दैट हमें प्रेजेंट कॉस्ट शीट एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट हम लोग एक ही कॉस्ट शीट में दिखा सकते हैं। तो जब भी एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट वाला सम आएगा ना, वहाँ पे कंटेंट आपको बहुत कम देंगे, मतलब हर एक हेड के अंडर एक एक आइटम, बट जब डिटेल कॉस्ट शीट पूछते हैं तो वहाँ पे आपको एक एक हेड के अंडर 3 से 4 कंटेंट दिए जाते हैं, तो इसलिए कंटेंट भी हमें देखना है। सो डायरेक्ट मटेरियल में क्या क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल के रिगार्डिंग जो भी है वो डालो यहाँ पे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, परचेस एक्सपेंस। मैम परचेस एक्सपेंस में क्या क्या आता है, कैरेज इनवर्ड, ऑक्ट्राई, फ्रेट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, रॉयल्टी ऑन रॉ मटेरियल, अगर रॉयल्टी ऑन रॉ मटेरियल बोला होगा तो डीएम में, फिर उसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हम लोग माइनस करेंगे तो हमें डायरेक्टली डीएम मिल जाएगा। नेक्स्ट डायरेक्ट वेजेस में ज़्यादा कुछ कंटेंट नहीं है, कभी कभी प्रोडक्टिव वर्ड आया तो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम डायरेक्ट वेजेस आता है। सो प्रोडक्टिव वेजेस का मतलब है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो लेबर काम करते हैं उनको जो हम लोग वेजेस देते हैं उनको प्रोडक्टिव वेजेस बोला जाता है। सो प्रोडक्टिव वेजेस डायरेक्ट वेजेस के अंडर जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में स्पेसिफिक एक्सपेंसेस है जो आता है,
एक है आपका ड्राइंग एंड डिजाइनिंग एक्सपेंसेस, मतलब प्रोडक्ट को आप रेडी करने के लिए एक स्पेसिफिक मोल्ड यूज कर रहे हो या फिर स्पेसिफिक डिजाइन आप दे रहे हो तो उसका खर्चा आएगा। कभी कभी ना ये भी आता है ड्राइंग एंड डिजाइनिंग ऑफिसर सैलरी। ओके, तो ऑफिसर सैलरी आया तो हमें उसको फैक्ट्री में डालना है। क्यों मैम? बिकॉज ये बंदा एक बार उसने डिजाइन सेट किया तो उसको बार बार प्रोडक्ट को डिजाइन करने के लिए वहां पे प्रेजेंट होना पड़ेगा क्या? नहीं, सॉरी, वहां पे बार बार प्रेजेंट होना पड़ेगा तो रिक्वायरमेंट नहीं है। बट जैसे ही उसका डिजाइन हो गया, वो अगर नहीं भी आया तो भी हमारा प्रोडक्शन हो सकता है। सो ड्राइंग एंड डिजाइनिंग ऑफिसर सैलरीज है इनडायरेक्ट, दैट्स वाई वो फैक्ट्री में जाता है। बट ड्राइंग एंड डिजाइनिंग एक्सपेंसेस आया, कभी कभी ऐसे आता है कॉस्ट ऑफ स्पेशल डिजाइन, तो वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन आया तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, रॉयल्टी ऑन रॉ मटेरियल आया तो डीएम। कॉस्ट ऑफ अ स्पेशल डिजाइन, और यहाँ पे हायर चार्जेस भी आता है, इसमें मैंने एक एड ऑन करना भूल गया, यहाँ पे हायर चार्जेस भी आता है। सो हायर चार्जेस ऑन स्पेशल इक्विपमेंट, सो ऐसा मशीनरीज या फिर ऐसा इक्विपमेंट जो स्पेसिफिकली हमें इस प्रोडक्शन के लिए यूजफुल है, तो इसको हम लोग हायर बेसिस पे लेके आते हैं, तो वो भी खर्चा आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ऑब्वियसली ये बैच है, मुझे स्पेसिफिक बैच मिला, बैच का मतलब है एक बैच ऑफ क्वांटिटी, प्रोडक्शन क्वांटिटी, लॉट बोल सकते हैं जिसको, तो वो बनाने के लिए मुझे वो स्पेसिफिक मशीनरी की रिक्वायरमेंट है, बट मैं परचेस नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये बार बार मुझे ऑर्डर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो अभी स्पेसिफिक मिला है तो मैं हायर बेसिस पे लेके आती हूँ। तो हायर चार्जेस आपने जितना भी पे किया उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए आपने मशीन लाए, इसलिए वो कहाँ पे जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। अगर आपके ऑर्डिनरी मशीनरीज है जो हर एक प्रोडक्ट के लिए लगता है, वो सब फैक्ट्री में जाता है। क्लियर? अभी आ जाते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। सो फैक्ट्री ओवरहेड रिकॉग्नाइज करना बहुत सिंपल है, जहाँ जहाँ पे फैक्ट्री लिखा होगा वो सब डालो फैक्ट्री ओवरहेड्स में। फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री लाइटिंग, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरीज, मशीनरीज के रिगार्डिंग रिपेयर होगा, डेप्रिसिएशन होगा, सो मशीनरीज के रिगार्डिंग जो भी खर्चा होगा वो फैक्ट्री में जाएगा। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट मटेरियल, जैसे डायरेक्ट मटेरियल डीएम में जाता है तो इनडायरेक्ट वाला पार्ट, जितना भी इनडायरेक्ट वाला पार्ट है वो फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाएगा। इनडायरेक्ट वेजेस ऑल्सो फैक्ट्री ओवरहेड्स। स्टोर कीपर, मैम स्टोर कीपर मतलब जो मटेरियल जिसके पास स्टॉक मैनेजर हम लोग जिसको बोलते हैं, तो वो जो इसकी एक्सपेंसेस है वो जाएगी फैक्ट्री ओवरहेड, बिकॉज वो फैक्ट्री में रहेगा, प्रोडक्शन यूनिट में आपका वहाँ पे उसका कुछ काम नहीं है। नेक्स्ट है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ऑफिस रेंट, ऑफिस स्टाफ सैलरी, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग फर्नीचर, ये आपका जाएगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ऑफिस रेंट, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में और भी है, अगर कंप्यूटर आया तो वहाँ पे जाता है, रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग आएगा वो भी आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में सेल्समैन कमीशन, एडवर्टाइजमेंट, शोरूम, डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन, वेयर हाउस रेंट, कभी कभी डेमोन्स्ट्रेशन एक्सपेंसेस भी बोला जाता है, तो ये सब एक्सपेंसेस आपकी कहाँ पे आ जाएंगे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। देखना आपको मेन एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता है डायरेक्ट मटेरियल के रिगार्डिंग जो भी खर्चा होगा वो डीएम में जाएगा, डायरेक्ट वेजेस लिखा होगा तो डायरेक्ट वेजेस, एक्सपेंसेस के तो कम लिस्ट है। मेन आपका देखना पड़ेगा फैक्ट्री, ऑफिस एंड सेलिंग, तो फैक्ट्री के रिगार्डिंग जो भी खर्चा आ रहा है वो जाएगा फैक्ट्री में, ऑफिस के रिगार्डिंग जो भी खर्चा आ रहा है वो ऑफिस में। अभी सपोज आया कंप्यूटर का ये डेप्रिसिएशन, तो कंप्यूटर नॉर्मली कहाँ पे यूज़ होता है? ऑफिस में, तो उसका डेप्रिसिएशन भी कहाँ पे जाएगा? ऑफिस में। और डिलीवरी वैन सेल्स पर्पस, डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस के लिए लगता है, तो उसका डेप्रिसिएशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। ओके, सो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट एंड कंटेंट जब तक आपको फिक्स नहीं होता है, मतलब प्रॉपर याद नहीं होता, तब तक आप कॉस्ट शीट के पास नहीं जा सकते हो। क्लियर? तो चैप्टर में सम सॉल्व करने से पहले ये प्रॉपर ध्यान में रखना। चलो, सो क्वेश्चन नंबर 1, डिटेल कॉस्ट शीट हम लोग देखते हैं। प्रीवियस ईयर का सम है, प्रीवियस ईयर दिस इज 2019 के पेपर में आया था, टीवाई बीकॉम। सो फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट शोइंग टोटल कॉस्ट एंड कॉस्ट पर यूनिट, और यहाँ पे यूनिट्स वाले सम आएंगे ही आएंगे, मतलब हर एक इसमें यूनिट्स है ही। चलो, डायरेक्ट वेजेस तो हमारा जाएगा डायरेक्ट वेजेस में। परचेस ऑफ रॉ मटेरियल बोला है तो ये जाएगा डीएम में। फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री ओवरहेड्स, कॉस्ट ऑफ अ कैटलॉग, सो कैटलॉग्स ये सेल्स पर्पस के लिए लगते हैं, मतलब कोई भी क्लाइंट आ रहा है तो उसको हम लोग कैटलॉग करके दिखा सकते हैं क्या क्या डिजाइन्स अवेलेबल है। सन्ड्री एक्सपेंसेस, एनी जनरल एक्सपेंसेस, ये जाएंगे ऑफिस ओवरहेड्स में। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी ये आपको फैक्ट्री में मिलेगा, इसलिए वो फैक्ट्री ओवरहेड। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डीएम।
रिपेयर्स टू ऑफिस फर्नीचर, इसलिए ऑफिस। कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड ये हमेशा डीएम में जाएगा, तो कैरेज आउटवर्ड ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सो कैरेज इनवर्ड मतलब जब आपके गोडाउन में गुड्स आ रहे हैं, सॉरी आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में जब गुड्स आ रहे हैं, तो उनको लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस और उनका जो भी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है वो पे करना पड़ेगा, तो कैरेज इनवर्ड। सो फैक्ट्री में जब मटेरियल आ रहा है तो उसके लिए कैरेज इनवर्ड, और जब हमारे फैक्ट्री से मटेरियल निकलता है तो वो सेल्स पर्पस के लिए जाता है, इसलिए कैरेज आउटवर्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। तो कंफ्यूज मत होना, इनवर्ड होगा तो डीएम में डालो, आउटवर्ड होगा तो अपने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। तो ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। इंटरेस्ट ऑन अ लोन, तो ये इग्नोर, देखना कॉस्ट शीट में फाइनेंशियल एक्सपेंसेस या फिर फाइनेंशियल लॉसेस हम लोग नहीं ले सकते। इंटरेस्ट ऑन अ लोन बेसिकली आपको एक लॉजिक में बताती हूँ, अगर आपको ध्यान मतलब याद रखना है कि कौन सा नहीं आएगा कौन सा आएगा, तो सिंपल एज अ खुद को स्टूडेंट कंसिडर करके या फिर एज अ ये मैन्युफैक्चर आप हो, एज अ ये कंसिडर करके आपको देखना है कि अगर मेरा लोन है, पर्सनल लोन है जिसके ऊपर मैं इंटरेस्ट पे कर रही हूँ, और उसका इंटरेस्ट का चार्जेस मैं आपके या फिर जो कस्टमर्स है उनके प्रोडक्ट में से निकालना चाहती हूँ, तो ऐसा अलाउड नहीं है। तो जो भी मुझे लॉस हो गया, मैं लॉस आपके पास से रिकवर करना चाहती हूँ, तो वो नहीं आएगा। इसलिए कॉस्ट शीट में ऐसे एक्सपेंसेस जो फाइनेंशियल है, फाइनेंशियल मतलब जो पर्सनल रिलेटेड है, वो एक्सपेंसेस कॉस्ट शीट में नहीं आएंगे। कभी कभी लॉसेस आता है, मुझे लॉस हो गया तो मैं आपके बैच में से नहीं रिकवर कर सकती, सो कॉस्ट शीट ये स्पेसिफिक बैच के लिए प्रिपेयर किया जाता है। मतलब मुझे जितने वैल्यू का, मुझे जितने यूनिट्स का प्रोडक्शन बोला है, उतने यूनिट्स रेडी करने के लिए मुझे जो जो खर्चा आएगा वही मैं रिकॉर्ड करूँगी। जो खर्चा मेरा पूरे कंपनी के रिगार्डिंग है वो मेरा साइड में जाएगा। सो बेसिकली इंटरेस्ट ऑन लोन इग्नोर इन अ कॉस्ट शीट। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेस फ्रॉम डीएम। फ्री सैम्पल प्रोडक्ट हम लोग फ्री में क्यों बेचते हैं, सो दैट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ऑर्डर्स आने के लिए। ऑडिट फीस, ऑफिस डेमोन्स्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अगेन फर्नीचर लॉस बाय फायर, आग लग गई तो इसमें फर्नीचर का कुछ पार्ट नहीं था मेरा प्रोडक्ट रेडी करने के लिए, इसलिए ये इग्नोर। इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल डीएम में जाता है तो ऑल इनडायरेक्ट फैक्ट्री में जाएगा। ऑफिस सैलरी, ऑफिस स्टोर कीपर सैलरी, फैक्ट्री ओवरहेड। डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस। कमीशन ऑन सेल, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस। मटेरियल हैंडलिंग चार्जेस, मैम मटेरियल हैंडलिंग मतलब लोडिंग अनलोडिंग के जो चार्जेस है तो वो आपके डीएम में जाएंगे। मशीनरी परचेस, अभी मैम मशीनरी परचेस है तो मशीनरी फैक्ट्री में आता है ना, तो मशीनरी ये क्या है, एक्सपेंस है कि असेट है, असेट है, तो असेट ये कॉस्ट शीट में आएगा ही नहीं, तो ये हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 2000 यूनिट्स, एंड ये क्लोजिंग स्टॉक के लिए ये सिंपल एंड फेमस लाइन है, इज टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये ऑलवेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट पे ही निकाला जाएगा। मतलब सपोज आपने 10,000 यूनिट्स बनाया है, एक यूनिट्स बनाने के लिए आपको 10 रुपया लगा, और इसी में से आप 2000 साइड में लगा रहे हो, तो 10,000 टोटल प्रोडक्शन किया, एक यूनिट बनाने के लिए आपको 10 रुपीज़ स्पेंड हो गया, और इसी में से आप 2000 जब साइड में निकाल रहे हो तो इसका भी पर यूनिट 10 रुपीज़ ही रहेगा। मतलब आप एक बंच में से कुछ एक चीज़ बाहर लाके रखते हो तो उसकी भी कॉस्ट प्राइस सेम ही रहने वाली है। यूनिट सोल्ड, क्लोजिंग स्टॉक 2000 यूनिट्स दिया है, यूनिट सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर 18,000, एंड प्रॉफिट एट रेट डिजायर्ड 20% है वो, ऑन अ सेल्स बोला है तो सेल्स 100 लेना पड़ेगा। चलो सो इस सम के फॉर्मेट मैंने रेडी करके रखे हैं, ओके। तो ऐसे रेडी किए हुए फॉर्मेट्स तो आपको आने वाले नहीं है, तो फॉर्मेट आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये रेडी किया हुआ फॉर्मेट है, क्योंकि लेक्चर्स में सभी सम कवर अप करना है, तो हर एक सम के लिए फॉर्मेट ड्रॉ करने के लिए टाइम जाएगा, इसलिए मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट रेडी करके रखा हुआ है। तो हमें सिर्फ सिंपली क्या करना है, पोस्टिंग। तो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट में हम लोग क्या करेंगे, एज पर लाइन, मतलब सपोज डीएम में 4 आइटम्स है तो हमने 4 लाइन लिव किया, वेजेस एक्सपेंसेस एक ही है तो लाइन नहीं लिव किया, फैक्ट्री ओवरहेड्स में 4 आइटम है, ऑफिस में 5 आइटम्स है, ऐसे कंटेंट वाइज हमने क्या किया, लाइन्स लिव किए, ठीक है। चलो सो हम लोग पोस्टिंग वाइज जाते हैं। सो पहला दिया है डायरेक्ट वेजेस 4,40,000। सो जो एक्सपेंसेस एक ही है वो आप डायरेक्टली मेन कॉलम में पोस्ट कर सकते हो, 4,40,000। नेक्स्ट है परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, तो डायरेक्ट मटेरियल में आएगा। सो यहाँ पे फर्स्ट लाइन पे ओपनिंग स्टॉक आएगा, तो सेकेंड लाइन पे मैं लिखती हूँ परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, सॉरी एक मिनट, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक मुझे माइनस करना है, 9,60,000। नेक्स्ट फैक्ट्री रेंट 1,40,000,
सो ऐसे नहीं कि मुझे पहले डीएम लिखना है तो मैं सब डीएम के आइटम लिखती हूँ उसके बाद, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक अगर कुछ आइटम मिसप्लेस हो गया तो अगेन वो आपको कॉस्ट शीट की वैल्यूज़ चेंज होगी, इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप जैसे आप रीड करते जा रहे हो वैसे वैसे आइटम पोस्ट करते जाना है। सो फैक्ट्री रेंट 1,40,000। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ अ कैटलॉग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पे लिखती हूँ कॉस्ट ऑफ कैटलॉग। So cost of catalog is 68,400. Next, sundry expenses, office overhead. $74,000 sundry expenses. Next, depreciation on plant and machinery. तो आपको क्विकली पोस्ट करना पड़ेगा, मतलब पोस्टिंग के टाइम पे आपको स्पीड थोड़ा फास्ट रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको पर यूनिट भी निकालना है, टोटल अमाउंट भी निकालना है, तो ज़्यादा आप टाइम नहीं ले सकते हो पोस्टिंग के लिए। सो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 76,000, और जैसे जैसे लेते जाओगे वैसे टिक करते जाना। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डीएम। सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज अमाउंट ₹1 lakh। नेक्स्ट, रिपेयर्स टू ऑफिस फर्नीचर 50,000, ऑफिस ओवरहेड। सो रिपेयर्स टू ऑफिस फर्नीचर अमाउंट ₹50,000। नेक्स्ट, रिपेयर्स टू ऑफिस फर्नीचर 50,000। नेक्स्ट है कैरेज आउटवर्ड। तो कैरेज आउटवर्ड आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा। सो कैरेज आउटवर्ड इज 1,02,600। नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये लेस फ्रॉम डीएम। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 60,000। नेक्स्ट, फ्री सैम्पल, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशंस। So free samples is 55,100. Next, audit fees 46,000, office overhead. Audit fees 46,000, office overheads. Next, demonstration expenses 53,200. Demonstration expenses 53,200. Furniture loss by fire, ignore. Indirect material DM, sorry, extremely sorry, factory overheads, indirect material. So आपका indirect material है 1,04,000. Next, office salary, office and administration. $1,10,000. Storekeeper salary, factory audits. Storekeeper salary 36,000. Depreciation on office equipments 40,000.
commission on sales, selling and distribution, commission on sales 62,700. Next, direct expense 3,60,000. Next, material handling expenses 44,000 एंड मशीनरी परचेस तो इग्नोर, ठीक है। अभी ये सब तो हमने किया। आगे जाने के लिए हमें पहले यूनिट्स का काम करके लेते हैं। सो क्लोजिंग स्टॉक इज़ 2000 यूनिट्स। सो जहाँ पे आपने क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लिखा है वहाँ पे लिखेंगे 2000 और उसको करेंगे ब्रैकेट। फिर बोला है यूनिट सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर 18,000। तो यहाँ पे जो यूनिट्स हमारे आते हैं वही हम लोग सब जगह पे लिखे हैं। सो 18,000 मतलब टिल द सेल्स जितने यूनिट्स हम लोग सोल्ड करने वाले हैं सब जगह पे 18,000 आएगा। ओके चलो। सो अभी हमें ऊपर जाना है तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स फिलहाल दिया नहीं है। सो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक माइनस करते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऐड करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते हैं, तब जाके हमें मिलता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। रिवर्स जाते समय जो लेस होगा वो ऑलवेज क्या होगा, ऐड। सो 18 + 2 20,000। इसका मतलब हमने यूनिट प्रोड्यूस किए हैं 20,000। सो डायरेक्ट मटेरियल की हम लोग फाइनल अमाउंट लिखने वाले हैं इधर। तो 20,000। सो जहाँ जहाँ पे आपके अमाउंट्स आने वाले वहाँ पे 20,000 आपको लिखना है। ठीक है चलो। सो डेटा रेडी है। पहले हम लोग डीएम को आउटर कॉलम पे लेके आ जाएंगे। सो हमें डीएम को आउटर कॉलम पे लेके आना है। सो डीएम है 1 लाख प्लस 9,60,000 प्लस 44,000 माइनस 60,000। सो हमारा टोटल क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है 10,44,000। चलो इस 10,44,000 में 4,40,000 डायरेक्ट वेजेस का प्लस 3,60,000 डायरेक्ट एक्सपेंसेस का, ऐसे टोटल हमारी प्राइम कॉस्ट आ रही है 18,44,000। चलो फिर इस 18,44,000 में 1,40,000 प्लस 76,000 प्लस 1,04,000 प्लस 36,000। तो टोटल हमारा ऑफिस ओवरहेड आ रहा है 20, वर्क्स कॉस्ट आ रहा है 22 लाख। इस 22 लाख में ऑफिस ओवरहेड्स हम लोग ऐड करेंगे प्लस 74,000 प्लस 50,000 प्लस 46,000 प्लस 1,10,000 प्लस 40,000। तो ये आ रहा है 25,20,000। ठीक है। अभी यहाँ पे आने के बाद हमें आगे प्रोसीड करने के लिए क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट पता होना चाहिए। ठीक है। सो 25,20,000 में हमने यूनिट्स प्रोड्यूस किया और ऐसे कितने यूनिट्स बनाए 20,000। तो जो अमाउंट आया उसको 20,000 के साथ डिवाइड करना, आपको यहाँ पे सीपीयू मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट 126 है। ओपनिंग स्टॉक वैसे भी नहीं दिया है, सो डैश डैश। अभी 126 एक प्रोडक्ट हम लोग 126 में बना रहे हैं और उसी 20,000 में से 2,000 हम लोग साइड में निकाल रहे हैं। इसका मतलब यही 126 इधर भी अप्लाई होगा। तो 2,000 × 126, तो आपका
2,52,000 क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ रही है। चलो इसमें से माइनस करते हैं। सो 25,20,000 माइनस 2,52,000, टोटल इज 22,68,000। इसी अमाउंट में आगे एक्सपेंसेस ऐड होंगे। 68,400 प्लस 1,02,600 प्लस 55,100 प्लस 53,200 प्लस 62,700। सो आपका टोटल आ रहा है 26,10,000। चलो अभी कॉस्ट ऑफ सेल्स यहाँ पे आ गया, यहाँ तक आ गए। सेल्स तक जाने के लिए उन्होंने इक्वेशन क्या बोला है, प्रॉफिट इज डिजायर्ड 20% ऑन सेल्स बोला है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल्स बोला है, मतलब सेल्स इज 100, ऑन सेल्स बोला है तो सेल्स इज 100। सो 100 में से 20 अगर प्रॉफिट है तो बैलेंस 80% आपका क्या होगा, कॉस्ट। तो आप डायरेक्टली वैसे भी कर सकते हो जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा है और डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई, बट अगर जिनको नहीं समझ रहा है यहाँ पे लिखना। सो यहाँ पे प्रॉफिट 20% है, ऑन सेल्स इज 100, तो मेरा कॉस्ट ये 80% होने वाला है। तो इन तीनों में से आपके पास कौन सा कॉस्ट है, तो आपके पास सिर्फ क्या है, कॉस्ट है। तो मैं बोल सकती हूँ ये 80% 26,10,000 है। ओके तो इसको हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपली हम लोग करेंगे 26,10,000 इंटू, जिसको निकालना है वो मल्टीप्लाई होगा, सो इंटू 100 डिवाइड बाय, और जो कॉस्ट आपने पकड़ा है, जो कॉस्ट आपने लिया है उसका प्रपोर्शन डिवाइड बाय। तो मेरा सेल्स ऐसे करके आ रहा है 32,62,500। सो यहाँ पे आएगा 32,62,500। चलो डिफरेंस आप निकाल सकते हो 26,10,000 माइनस करके 6,52,500। चलो तो 6,52,500 ये आपका आ गया प्रॉफिट। अभी मैम ये ब्लैंक छोड़ना है क्या, नहीं, क्यों, बिकॉज सब में स्पेसिफिकली बोला है कैलकुलेट टोटल एंड पर यूनिट कॉस्ट। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक अमाउंट को 20,000 से डिवाइड करना है, और इसके बाद यहाँ पे 18,000 हो रहा है तो हर एक अमाउंट को 18,000 से क्या करना है, डिवाइड करना है। अभी ये प्रोसीजर थोड़ा सा हेक्टिक हो सकता है क्योंकि वो फिजिबल नहीं है हर एक अमाउंट को डिवाइड करने में, मतलब फिजिबल इन द सेंस टाइम लगेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बेसिक फॉर्मूला सेट करते हैं, बट ये फॉर्मूला आपको कहाँ तक यूज करेगा, COP तक आपको हेल्प करेगा, इसके आगे आपका फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक माइंड में रखना, जब भी कोई भी कॉमन चीज सभी इस अमाउंट को डिवाइड करनी होगी तो आपको फॉर्मूला सेट करना होगा 1 डिवाइड बाय 20,000 इंटू क्या करना पड़ेगा, कैलसी पे 1 डिवाइड बाय 20,000 इंटू इसका मतलब आप जो भी अमाउंट यहाँ पे डालते जाओगे वो डायरेक्टली 20,000 के साथ डिवाइड होते जाएगा और CPU यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ तक तो फॉर्मूला हमारा वही रहेगा। इसके आगे क्या हो रहा है, 18 हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे 1 डिवाइड बाय 20,000 के जगह पे क्या डालेंगे 18,000 इंटू, ठीक है। चलो सो अभी मैं फॉर्मूला सेट कर रही हूँ 1 डिवाइड बाय 20,000 इंटू 10,44,000 इज इक्वल टू, पॉइंट आ रहा है 52.2, जो आ रहा है वो लिखो, 4,40,000 इज इक्वल टू 22, 3,60,000 इज इक्वल टू 18, मतलब डायरेक्ट अमाउंट डालना इज इक्वल टू, हाँ बट इसके बीच में आपको ऑन का बटन, ऑन ऑफ का जो बटन होता है वो प्रेस नहीं करना है, अगर वो प्रेस किया तो आपका पूरा फॉर्मूला गया। सो डायरेक्टली अगर आपने 10,44,000 डाला, नेक्स्ट अमाउंट डायरेक्टली डालो 4,40,000 अगेन, मतलब 10,44,000 फिर ऑन करने का बटन ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। चलो सो 18,44,000 इज इक्वल टू 92.2, ये हम लोग इसका कर रहे हैं 1,40,000 इज इक्वल टू 7, नेक्स्ट 76,000 इज इक्वल टू 3.8,
1,04,000 इज इक्वल टू 5.2, 36,000 इज इक्वल टू 1.8। ये ब्लैंक मत करना है आपको, मतलब 22 lakhs 110। नेक्स्ट 74,000 इज इक्वल टू 3.7, 50,000 इज इक्वल टू 2.5। ओके, सो यहाँ तक है। आगे आपको जाने के लिए फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ऑन का बटन प्रेस करना। 1 डिवाइड बाई 18,000 इंटू चलो 22,68,000 इज इक्वल टू, तो यार है 125.99। देखना राउंड फिगर करने के लिए पॉइंट के बाद 9999 होगा तो ही करो, अदरवाइज नहीं करने की ज़रूरत नहीं है। सो 125.99, तो ये 126 आएगा। नेक्स्ट 68,400, तो 3.799, तो यहाँ पे 3.80 आएगा। 1,02,600 इज इक्वल टू 5.699, तो 5.69 का 70 होगा। 5,500 इज इक्वल टू 3.06, पॉइंट के बाद 2 डिजिट आपको लेना है और लास्ट वाला डिजिट राउंड फिगर करके लेना है। सो 2.955 क्या है, तो यहाँ पे 2.96। 62,700 इज इक्वल टू 3.48 एंड 26,10,000 इज इक्वल टू 144.99, तो 145 होगा। 6,52,500 इज इक्वल टू 36.249 है, तो 36.25। 32,62,500 इज इक्वल टू 181.25। एक क्लियर, ठीक है। ये थी आपकी डिटेल कॉस्ट शीट, मतलब जहाँ पे हर एक हेड के अंडर आपको कंटेंट दिया है और सीपीयू, मतलब ये थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन था। और ये सम 20 मार्क्स और 15 मार्क्स के लिए, और इसमें छोटे सम्स नहीं आते हैं, 20-15 मार्क्स की वेटेज के सम्स आपको आते हैं, ठीक है। चलो, सो अभी हम लोग नेक्स्ट, इसके आगे आपको एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट वाले सम्स है। सो एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट क्या है? सो फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, जिसमें फॉर्मेट आप देखना, तो हम लोग एक ही कॉस्ट शीट कर रहे हैं, ओके। और उसमें 2 फॉर्मेट है, एक है आपका एज ऑन 31 मार्च 2019, मतलब जो भी ईयर दिया जाएगा, और एज ऑन 31 मार्च 2020। सो करते समय फॉर्मेट आप साथ में ड्रॉ कर रहे हो, ओके, बट एस्टिमेटेड करते समय हमेशा पहला कैलकुलेशन किसका करना है? प्रेजेंट का, उसके बाद ही एस्टिमेटेड के पास जाना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेजेंट जो आपका डेटा है उसी के ऊपर बेस होगा आपका एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। मतलब आपको बोला जाएगा कि आपका प्रेजेंट कॉस्ट शीट का जो डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट है उसके ऊपर 20% इंक्रीज करके ले, तो मैक्सिमम डेटा आपको इसके बेसिस के ऊपर ही, इसलिए आपका पहला बेस अगर आपने प्रॉपर किया तो आप फ्यूचर के उसमें जा सकते हो। चलो, सो डायरेक्ट मटेरियल बेसिक बोला है 72, 30, 20। फैक्ट्री ओवरहेड्स 2 दिया है मैम, फिक्स एंड वेरिएबल। फिक्स बोला है तो फिक्स के ऑलवेज अमाउंट में चेंज होता है, पर यूनिट में चेंज नहीं करते हम लोग, क्योंकि फिक्स कॉस्ट अमाउंट वाइज सेम होता है। वेरिएबल कॉस्ट ये पर यूनिट में चेंजेस आपको करने देंगे। ऑफिस ओवरहेड फिक्स है, सेलिंग ओवरहेड फिक्स एंड वेरिएबल दोनों भी दिया है। यूनिट प्रोड्यूस एंड सोल्ड, सो प्रेजेंटली 50,000, सेलिंग प्राइस 400। सो ये जो डेटा है ये ऑलवेज आपको प्रेजेंट का दिया है, और एस्टिमेटेड का इंफॉर्मेशन नीचे नंबर वाइज दिया जाता है। तो पहले हम लोग प्रेजेंट के ऊपर फोकस करते हैं, फिर जाते हैं हम लोग एस्टिमेटेड के पास। तो मैम प्रेजेंटली बोला क्या है? यूनिट प्रोड्यूस एंड सोल्ड। इसका मतलब जितने यूनिट हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उतने ही हम लोग सोल्ड कर रहे हैं, मतलब स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक आपके यूनिट्स क्या आने वाला है? सेम आने वाला है। तो यहाँ पे भी मैंने फॉर्मेट रेडी करके रखा है। सो मैं पहले यूनिट्स का करके लेती हूँ, क्योंकि डेटा पर यूनिट में दिया है तो मुझे यूनिट्स की रिक्वायरमेंट होगी। सो 50,000, 50,000, 50,000 जो प्राइम कॉस्ट आएगा उसका भी सीपीयू निकालना है। फैक्ट्री ओवरहेड्स में मेरे 2 एक्सपेंसेस है, तो 50 वर्क्स कॉस्ट। तो पहला काम आप ये करके लेना यूनिट्स का। ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स नहीं है तो उसकी वैल्यू भी नहीं आएगी, सीपीयू भी नहीं आएगा। तो मैम हमने लिखा क्यों? इट्स अ पार्ट ऑफ द फॉर्मेट, लिखना पड़ता है। 50,000 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कॉस्ट ऑफ सेल्स, प्रॉफिट एंड लास्ट सेल्स, ठीक है, ओके। सो अभी मेरा डेटा रेडी है। अभी आ जाता है फर्स्ट
72, तो क्या करो पहले, मेरे पास उसका भी सॉल्यूशन है, कैलसी पे हम लोग फास्टली कर सकते हैं। तो पहले क्या करो, जो डेटा दिया है ना वो पहले लिख के लो, उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, सो दैट वो इजी होगा। बार बार 50 इंटू डैश 50 इंटू डैश 50 वो बार बार करने के लिए टाइम लगेगा। तो डायरेक्ट मटेरियल इज 72 रुपीज़ पर यूनिट, लिख के लो पहले। वेजेस 30, ओवरहेड्स 20, ठीक है। टोटल 72 प्लस 30 प्लस 20, ये लिख के रखोगे तो टोटल निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली कर सकते हो। नेक्स्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स फिक्स की, फिक्स अमाउंट में जाएगा 30 लाख, और वेरिएबल कॉस्ट ये यूनिट में दिया है, दैट इज 20 रुपीज़ पर यूनिट। ऑफिस ओवरहेड फिक्स दिया है 25 लाख, सो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन फिक्स के सामने लिखना 25 लाख। उसके बाद सेलिंग ओवरहेड फिक्स एंड वेरिएबल, सो फिक्स है 10 लाख। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में फिक्स अमाउंट दिया है 10 लाख, और वेरिएबल के बारे में बोला है इस 50 रुपीज़ पर यूनिट। एंड लास्ट सेलिंग प्राइस आपको दिया है 400 रुपीज़ पर यूनिट, तो यहाँ पे हमने लिखा सेलिंग प्राइस 400 रुपीज़ पर यूनिट, ठीक है। चलो अभी हर जगह पे 50-50 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप कैलसी सेट करना, एक साथ ही आप कर सकते हो। 50,000 इंटू जो भी आपको बार बार रिपीट करना है उसको 2 बार इंटू करना है, तो 50,000 इंटू अभी जो भी अमाउंट आप डालते जाओगे वैसे वैसे अमाउंट आपको मिलते जाएगा। मतलब 72 इज इक्वल टू 30 प्रेस करो इज इक्वल टू 20 प्रेस करो इज इक्वल टू। इस केस में बीच में आपका जो फिंगर है मतलब कहीं पे नहीं जाना चाहिए, अगर कुछ कीज आपने प्रेस किया तो फॉर्मूला फिर से लगाना पड़ेगा, ठीक है। सो 50,000 इंटू 72 इज इक्वल टू 36 lakhs। नेक्स्ट 30 इज इक्वल टू 15 lakhs, 20 इज इक्वल टू 10 lakhs, 122 इज इक्वल टू 61 lakhs। कैलकुलेशन करके लो पहले। 20 इज इक्वल टू 10 lakhs। नेक्स्ट सीपीयू कहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 50 इज इक्वल टू 25 lakhs, एंड लास्ट 400 इज इक्वल टू 2 करोड़, ठीक है। चलो अभी कैलकुलेशन करते हैं, डिवाइड वाला पार्ट हम लोग बाद में करेंगे। ओके, सो इन तीनों को ऐड किया, प्राइम कॉस्ट हमें मिल गया 61 लाख। प्राइम कॉस्ट में फर्दर ये 2 एक्सपेंसेस ऐड होंगे, फैक्ट्री ओवरहेड, तो करो 61 lakhs प्लस 30 lakhs प्लस 10 lakhs, आंसर आ रहा है 1 करोड़ 1 lakhs। चलो अगेन इस 1 करोड़ 1 लाख में 25 lakhs ऐड ऑन हो गए ऑफिस ओवरहेड, तो आ रहा है 1 करोड़ 26 lakhs। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक कुछ नहीं है, तो यही अमाउंट नीचे लिखेंगे 1 करोड़ 26 लाख। उसमें नेक्स्ट ओवरहेड ऐड होंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 10 लाख प्लस 25 लाख, सो टोटल इज 1 करोड़ 61 lakhs। चलो तो आपके पास कॉस्ट है, डिफरेंस निकालो, प्रॉफिट मिल जाएगा। सो 1 करोड़ 61 lakhs और 2 करोड़ में डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है आपका 39 lakhs का। क्लियर? तो ऐसे ही छोड़ के डायरेक्टली नेक्स्ट कॉस्ट शीट पे जाना है क्या? नहीं, जहाँ जहाँ पे ब्लैंक है वहाँ पे सीपीयू भी आपको लिखना पड़ेगा। तो जैसे मैंने पहले फॉर्मूला बताया था 1 डिवाइड बाय, सबको किससे डिवाइड करना है 50,000 इंटू, चलो लगाओ 1 डिवाइड बाय 50,000 इंटू किया, इंटू चला, कहाँ पे ब्लैंक दिख रहा है 30 lakhs के ऊपर। 30 lakhs इज इक्वल टू 60, 1 करोड़ 1 lakhs इज इक्वल टू 202, 25 lakh इज इक्वल टू 50, 1 करोड़ 26 lakhs इज इक्वल टू 252। यहाँ पे भी सेम आएगा क्योंकि सेम अमाउंट है। नेक्स्ट 10 lakhs इज इक्वल टू 20, 1 करोड़ 61 lakhs इज इक्वल टू 322, 49 lakhs इज इक्वल टू 78। चलो, सो प्रेजेंट कॉस्ट शीट हमारा डिटेल में होने के बाद ही हम लोग एस्टिमेटेड के पास जाएंगे, क्योंकि इसके बेसिस के ऊपर ही आपको बोला जाएगा। क्लियर? सो प्रेजेंट कॉस्ट शीट मतलब करते समय हम लोग फॉर्मेट दोनों का ही ड्रॉ करते हैं, बट करते समय पहले प्रेजेंट करेंगे, उसके बाद ही हम लोग एस्टिमेटेड के पास जाएंगे। चलो अभी एस्टिमेटेड में 1 by 1 लाइन हमें रीड करना है। पहला, यूनिट प्रोड्यूस एंड सोल्ड विल बी डबल। तो अगर मैं जैसे जा रही हूँ उस केस में आप जाओगे तो थोड़ा ईजी हो जाएगा समझने के लिए।
तो यूनिट प्रोड्यूस एंड सोल्ड विल बी डबल। तो पहले हम लोग कितने बना रहे थे और कितने सोल्ड कर रहे थे, 50,000। तो 50,000 इंटू 2 डबल कितना आएगा, 1 लाख। तो जहाँ जहाँ पे आपने 50 लिखा है उसी लाइन में सब जगह पे 1 लाख 1 लाख 1 लाख लिख देना। ओके चलो ये हो गया। अभी सेकंड, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट विल इंक्रीज बाय 25%। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हमारा कितना था, 72, 72 प्लस 25% करो, 72 प्लस 25%, CPU आ रहा है 90। चलो 100 लिख के लेते सब। डायरेक्ट लेबर पर यूनिट विल डिक्रीज बाय 10%। सो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर दैट इज वेजेस के बारे में बोल रहे हैं। 30 विल डिक्रीज बाय 10%। सो 30 माइनस 10% करना पड़ेगा। सो 30 माइनस 10%, 27। नेक्स्ट है आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस पर यूनिट विल इंक्रीज बाय 10%। सो डायरेक्ट एक्सपेंस पर यूनिट इज 20 प्लस 10%। सो 20 प्लस 10% दैट इज 22। नेक्स्ट फिर बोला है ऑल फिक्स ओवरहेड विल इंक्रीज बाय 10%। तो ऑल फिक्स ओवरहेड मतलब फिक्स कौन से है, फैक्ट्री है, ऑफिस है और सेलिंग का फिक्स पार्ट है। चलो ऑल फिक्स ओवरहेड विल इंक्रीज बाय 10%, राइट, यस। चला गया। सो पहले फैक्ट्री का है 30 लाख, 30 लाख प्लस 10%, तो इधर आएगा 33 लाख। तो जो जो चेंजेस करने बोला है वो करके लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। फिक्स ओवरहेड 25 लाख बोला है, सो 25 लाख प्लस 10%, तो यहाँ पे आएगा 27,50,000। नेक्स्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का 10 लाख फिक्स है, सो 10 लाख प्लस 10% इज आएगा 11 लाख। चलो आगे बोला है ऑल वेरिएबल एक्सपेंस विल इंक्रीज बाय 20%। सो ऑल वेरिएबल एक्सपेंसेस जो पर यूनिट है विल इंक्रीज बाय कितना परसेंट, 20%। सो 20 प्लस 20% दैट इज 24। ऑफिस में तो फिक्स ही था, सेलिंग में सिर्फ था, सो 50 प्लस 20% यहाँ पे आएगा 60। ठीक है, ओके। अभी आगे जो बोला 80% और 20% वो हम लोग बाद में देखते हैं, पहले ये कैलकुलेशन करके लेते हैं। 90 प्लस 27 प्लस 22 टोटल इज 139। चला गया कैलसीवर। अभी हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, सबको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 1 लाख। सो 1 लाख इंटू 90 इज इक्वल टू 90 लाख। 27 इज इक्वल टू 27 लाख। 22 is equal to 22 lakhs. 149 is equal to 1 crore 39 lakhs. 24 is equal to 24 lakhs. उसके बाद इंटू का कहाँ पे 60 इज इक्वल टू 60 lakhs। चलो करते टैली। सो प्राइम कॉस्ट है हमारे पास 1 करोड़ 39 लाख। उस 1 करोड़ 39 लाख में 33 लाख फिक्स कॉस्ट ऐड करना, फिर उसमें 24 लाख वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो ऐसे आएगा 1 करोड़ 96 लाख। चलो इस 1 करोड़ 96 लाख में 27,50,000 ऐड होगा, तो 2 करोड़ 23 लाख 50,000 आएगा। यही अमाउंट नीचे भी लिखना पड़ेगा, 2 करोड़ 23 लाख 50,000। उसमें 11 लाख ऐड करो प्लस 60 लाख भी ऐड करना, टोटल आ रहा है 2 करोड़ 94 लाख 50,000।
ओके चलो इसका CPU निकाल के लेते हैं। सो क्या करना पड़ेगा, 1 डिवाइड बाय 1 लाख इंटू सो हम लोग LC पे डालते हैं 1 डिवाइड बाय 1 लाख इंटू चलो 33 lakhs इज इक्वल टू 33। नेक्स्ट 1 crore 96 lakhs इज इक्वल टू 196। 27,50,000 इज इक्वल टू 27.5। 2 crore 23,50,000 इज इक्वल टू 223.5। यहाँ पे भी सेम 223.5। 11 lakhs इज इक्वल टू 11। 2 crore 94,50,000 इज इक्वल टू 294.5। ओके यहाँ तक स्टॉप करने बोला है। आगे क्या बोला है उन्होंने, सो यहाँ तक तो हमने यूनिट प्रोड्यूस निकाला कि हमने 2 crore 94,50,000 का टोटल प्रोडक्शन किया है। अभी सोल्ड करने जाने के लिए हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे CPU कॉस्ट पर यूनिट हमें लग रहा है 294.5। अभी इसमें क्या बोला है, 80% ऑफ द टोटल आउटपुट विल बी सोल्ड इन अ लोकल मार्केट which is charged 20% profit on a cost and remaining 20% output will be exported where profit is expected to be 50% on sales। मतलब उन्होंने क्या किया, अभी ये जो 1 लाख है ना वो दो डिफरेंट मार्केट में जा रहा है। 80% आपका जा रहा है लोकल मार्केट में जिसके ऊपर अलग से प्रॉफिट मिलेगा, 20% आपका जा रहा है एक्सपोर्ट में। तो यहाँ पे छोटा सा स्टेटमेंट हमें नीचे ड्रॉ करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ओके यहाँ पे देखना। सो पर्टिकुलर्स लोकल मार्केट मतलब डोमेस्टिक में सोल्ड हो रहा है और इसका तो हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 80% डोमेस्टिक 20% एक्सपोर्ट। चलो सो 1 लाख यूनिट्स है, 1 लाख का 80% डोमेस्टिक 20% एक्सपोर्ट। सो 1 लाख का 80% यहाँ पे आ रहा है 80,000। 1 लाख का 20% यहाँ पे आ रहा है 20,000। परसेंटेज अमाउंट चलो सो यहाँ पे हम लोग सिर्फ 3 चीज़ें ही लिखने वाले हैं। एक है आपका टोटल कॉस्ट, नेक्स्ट है आपका प्रॉफिट एंड फिर है आपका सेल्स। ओके सो टोटल कॉस्ट हर एक का CPU एक ही है क्योंकि इसके ही 2 पार्ट हमने किया। तो एक यूनिट हम लोग 294.5 में सोल्ड कर रहे हैं, सॉरी बना रहे हैं। तो यहाँ पे 80,000 इंटू 294.5 करना, 20,000 इंटू 294.5 करना। सो यहाँ पे आ रहा है 2,35,60,000 और यहाँ पे आ रहा है 58,90,000। चलो कॉस्ट तो हमने निकाला। आगे क्या बोला है, अभी उन्होंने बोला है 80% ऑफ द टोटल आउटपुट विल बी सोल्ड इन अ लोकल मार्केट जिसके ऊपर प्रॉफिट है 20% ऑन कॉस्ट। सो प्रॉफिट इज 20% ऑन कॉस्ट बोला है, तो 20% ऑन कॉस्ट बोला है इसलिए कॉस्ट 100, सेल्स 120। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालना। तो 2,35,60,000 इंटू 120 डिवाइड बाय 100 ये आ रहा है 2,82,72,000 और इसमें से 2,35,60,000 माइनस किया तो प्रॉफिट आपको मिलेगा 47,12,000। चलो वैसे ही एक्सपोर्ट का इन्होंने क्या बोला है, रिमेनिंग 20% आउटपुट विल बी एक्सपोर्टेड टू द प्रॉफिट एक्सपेक्टेड 50% ऑन
सेल्स, सो प्रॉफिट इज 50% ऑन सेल्स, दैट इज सेल्स 100, सो 100 सेल्स है जिसमें प्रॉफिट 50 है, तो कॉस्ट भी आपका 50 होगा। चलो करो, 58,90,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 50, ये आ रहा है 1,17,80,000। माइनस करेंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है 58,90,000। क्लियर? तो ऐसे सम आपको करना था प्रेजेंट कॉस्ट शीट, और जो दूसरा एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट है उसका सिर्फ 80% 20% आपको सेपरेट करने के लिए बोला था। क्लियर? सो ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3। ये भी बहुत अच्छा सम है, जिसमें आपको पहले देखते समय ऐसे लगेगा ये रिकंसिलिएशन का सम है, क्योंकि रिकंसिलिएशन में ऐसे टाइप के सम आते हैं, बट ये रिकंसिलिएशन का नहीं है, कॉस्ट शीट का ही है। सो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एक्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। मटेरियल कंज्यूम दिया है 3,50,000, ये डीएम में जाएगा। वेजेस, डायरेक्ट वेजेस दिया है, फैक्ट्री ओवरहेड्स दिया है। सेल्स तो लास्ट में हम लोग लिखते हैं। ऑफिस रेंट, ऑफिस, जनरल एक्सपेंस, ऑफिस, मैनेजमेंट एक्सपेंस, ऑफिस, एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्समैन कमीशन, ऑल्सो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। गुडविल रिटर्न ऑफ, ये फाइनेंशियल है इसलिए इग्नोर। इंटरेस्ट ऑन लोन, ये भी फाइनेंशियल है इसलिए इग्नोर। नेट प्रॉफिट तो एफए का है। डिविडेंड रिसीव, पहली बात कॉस्ट शीट इज अ एक्सपेंसिव शीट, तो इनकम नहीं लेते हैं कॉस्ट शीट में, सो डिविडेंड रिसीव इज अ इनकम। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑल्सो इनकम, इसलिए वो हम लोग नहीं लेंगे। और प्रेजेंटली हम लोग कितने यूनिट सोल्ड कर रहे हैं, 12,500, और उसका सेल्स अमाउंट भी आपको दिया है। इसके बाद फॉर द ईयर एंडिंग फॉलोइंग एस्टिमेटेड्स हैव बीन मेड। अगेन आपको पहले फोकस करना है प्रेजेंट कॉस्ट शीट के ऊपर, उसके बाद जाएंगे। तो उन्होंने प्रोडक्शन एंड सेल्स डबल करने बोला है। डायरेक्ट मटेरियल राइज बाय 20, वेजेस इंक्रीज बाय 40। हाँ, हमें प्रेजेंट कॉस्ट शीट के लिए ये देखना है। अभी उन्होंने क्या बोला है, ऑफ द फैक्ट्री ओवरहेड्स, मतलब ऊपर जो फैक्ट्री ओवरहेड्स दिया है जिसमें से 1,50,000 आर फिक्स, तो फिलहाल हम लोग यहाँ तक रुक जाते हैं, आगे का हम लोग जब एस्टिमेटेड करेंगे तब देखेंगे। सो आउट ऑफ द फैक्ट्री ओवरहेड्स 1,50,000 आर फिक्स, इसका मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स के दो पार्ट है। फिक्स 1,50,000 है, तो बैलेंस 1,50,000 भी क्या आएंगे, वेरिएबल ओवरहेड्स आ जाएंगे। और इसके बाद हमें प्रेजेंट कॉस्ट शीट और एस्टिमेटेड बोला है, तो हम लोग नेक्स्ट सम के पास जाते हैं, इस क्वेश्चन नंबर 3। एज ऑन 31 मार्च 21, एज ऑन 31 मार्च 22। ओके, प्रेजेंट कॉस्ट शीट के पास जाएंगे। सो यहाँ पे यूनिट सोल्ड दिया है, प्रोड्यूस कितना किया वो बोला ही नहीं है, बट सब में इधर दिया है प्रोडक्शन एंड सेल्स यूनिट्स विल बी डबल। इसका मतलब है यहाँ पे ही हमें पता चलता है कि जितना हम लोग सोल्ड कर रहे हैं ना, उतना ही हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो पहली हम लोग बात करते हैं 12,500 हर जगह पे लिखने की। और यहाँ पे हमें मल्टीपल ऑफिस ओवरहेड दिया है, मतलब 3 आइटम्स ऑफिस के दिए, 2 आइटम सेल्स के दिए, तो यहाँ पे हम लोग टोटल करके ले रहे हैं, क्योंकि आगे जाके टोटल पे ही एडजस्टमेंट बोला है। चलो 12,500 हमने सब जगह पे लिख दिया। पहले प्रेजेंट कॉस्ट शीट बनाते हैं। मटेरियल कंज्यूम दिया है 3,50,000, सो यहाँ पे हम लोग मटेरियल कंज्यूम लिखेंगे 3,50,000। नेक्स्ट है डायरेक्ट वेजेस 2,25,000। चलो प्राइम कॉस्ट निकालना, 3,50,000 प्लस 2,25,000, तो अभी हमारे पास अमाउंट का डेटा रेडी था 5,75,000। सो नेक्स्ट फैक्ट्री ओवरहेड 3 लाख दी है, जिसमें से 1,50,000 फिक्स है, तो उसको फिक्स के सामने लिखना। सो बाकी के बचे हुए भी 1,50,000 है, वो वेरिएबल। सो 5,75,000 प्लस 1,50,000 प्लस 1,50,000, सो टोटल इज 8,75,000। नेक्स्ट ऑफिस ओवरहेड्स हम लोग क्या करेंगे, ऑफिस ओवरहेड में तीनों भी एक्सपेंसेस सबको ऐड करना है। चलो ऐड करना, 75 प्लस 62,500। चलो इन तीनों का टोटल आ रहा है 2,12,500। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टोटल ऑफिस ओवरहेड 2,12,500।
चलो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 8,75,000 प्लस 2,12,500 इज 10,87,500. ओके, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक कुछ दिया नहीं है, सो 10,87,500 ही यहाँ पे रिपीट हो जाएगा. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अगेन 2 दिया है, सो 1,25,000 प्लस 1,50,000 टोटल आएगा यहाँ पे 2,75,000. चलो 10,87,500 ऐड करेंगे तो टोटल आंसर आ रहा है 13,62,500. उसके बाद प्रॉफिट के लिए यहाँ पे हमें सेल्स दिया डायरेक्टली 18,75,000, वही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 18,75,000. चलो डिफरेंस हमें प्रॉफिट मिल सकता है, तो प्रॉफिट आ रहा है 5,12,500. तो प्रेजेंट तो कॉस्ट शीट हमारा पूरा हो गया, बट सीपीयू के बिना अधूरा है, तो हम लोग सीपीयू पहले निकालेंगे. तो हर एक अमाउंट को 12,500 के साथ डिवाइड करना है, तो कैलसी सेट करो 1 डिवाइड बाय 12,500 इंटू 1 डिवाइड बाय 12,500 इंटू. चलो 3,50,000 इज इक्वल टू सीपीयू आ रहा है 28. नेक्स्ट 2,25,000 इज इक्वल टू 18. 5,75,000 इज इक्वल टू 46. 1,50,000 इज इक्वल टू 12. 1,50,000 इज इक्वल टू 10. 8,75,000 is equal to 70. 2,12,500 is equal to 17. 10,87,500 is equal to 87. यहाँ पे भी 87. Next 2,75,000 is equal to 22. 13,62,500 is equal to 109. 5,12,500 is equal to 41 and 18,75,000 is equal to 150. क्लियर, इसमें कुछ डाउट? ओके चलो ये क्यों निकाला सीपीयू, क्योंकि एस्टिमेटेड में सीपीयू के बेसिस के ऊपर ही बोला है. ओके सो प्रेजेंट कॉस्ट शीट सिंपल था, कुछ उसमें करना नहीं था. अभी क्या बोला है, प्रोडक्शन एंड सेल्स यूनिट्स विल बी डबल. तो जो बोला है वो पहले करके लेते हैं. प्रोडक्शन एंड सेल्स यूनिट्स विल बी डबल, तो पहले था 12,500, उसको डबल करो 25,000 मैम. तो लिखो सब जगह पे 25 25 25 25,000 25,000 25,000. ये डैश सॉरी ये डैश 25,000. चलो ये हमारा हो गया. आगे क्या बोला है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट विल राइज बाय 20%. सो सब में चेक करना, डायरेक्ट मटेरियल कितना था 20, सो 28 प्लस 20%, तो ये आ रहा है 33.6. नेक्स्ट बोला है डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट विल इंक्रीज बाय 40%, सो 18 प्लस 40% करो, तो 18 प्लस 40%, तो आ रहा है 25.2. नेक्स्ट आउट ऑफ द फैक्ट्री ओवरहेड्स, हाँ अभी ये मेन देखना क्या बोला है, एस्टिमेटेड के बारे में देख रहे हैं. आउट ऑफ द फैक्ट्री ओवरहेड्स 1,50,000 आर फिक्स, मतलब जो प्रेजेंट 3 लाख ओवरहेड था ना उसमें से 1,50,000 फिक्स एंड वुड रिमेन सेम. क्या बोला है, एंड वुड रिमेन सेम, मतलब जो 1,50,000 वहाँ पे है यहाँ पे भी सेम लिखना है. तो ओके मैम इधर लिख लेते हैं 1,50,000 वुड रिमेन सेम, और नहीं बोला होता तो भी हम लोग वैसे ही करते क्योंकि फिक्स कॉस्ट अमाउंट वाइज रिमेन सेम. ठीक है ये समझा. आगे क्या बोला है, एंड वेरिएबल, तो बैलेंस जो भी वेरिएबल बचेगा ना, दिस ओवरहेड्स पर यूनिट विल आल्सो रिमेन सेम इन 2020-21. इसका मतलब प्रेजेंट अभी हमने क्या किया, 3 लाख टोटल था राइट, 3 लाख में से 1,50,000 आर फिक्स विल रिमेन इन अ सेम, वो किया. अभी बैलेंस 1,50,000 जो है ना, ये कौन बचा फिर, ये कौन था वेरिएबल, ये एडजस्टमेंट आता है, ये कौन हो गया फिर वेरिएबल. इसका क्या बोला है, वेरिएबल ओवरहेड्स पर यूनिट विल रिमेन सेम, मतलब यहाँ पे जो 12 है इधर भी हमें कितना लेना पड़ेगा मैम, 12 लेना पड़ेगा. ओके टोटल ऑफिस ओवरहेड विल बी 2,80,000, तो यहाँ पे हमारा टोटल ऑफिस ओवरहेड 2,12,500 आ रहा था, तो उन्होंने यहाँ पे डायरेक्टली टोटल अमाउंट ही दिया है 2,80,000, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे 2,80,000. ठीक है. नेक्स्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड पर यूनिट विल रिमेन सेम, तो यहाँ पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का
हमारा जो पर यूनिट यहाँ पे आ रहा था वही पर यूनिट यहाँ पे हम लोग सेम ले रहे हैं, तो यहाँ पे भी 22 हमें लेना है। एंड सेलिंग प्राइस विल राइज बाय 10%, तो पहला प्रीवियस सेलिंग प्राइस वॉज 150 प्लस कितना बोला है 10%, सो 150 प्लस 10%, तो आ रहा है 165। चलो हो गया ऑलमोस्ट। अभी आपको क्या करना है, यूनिट्स इंटू 25,000 इंटू 33.6 इज इक्वल टू 8,40,000। नेक्स्ट 25.2 इज इक्वल टू 6,30,000। 12 इज इक्वल टू 3 lakhs। आगे कहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, 22 इज इक्वल टू 5,50,000। 165 इज इक्वल टू 41,25,000। ठीक है, चलो अभी टैली करते हैं। सो 8 लाख, हाँ इस समय मैम डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया था इसलिए हमने मटेरियल और वेजेस ही लिया डैश। 8,40,000 प्लस 6,30,000, सो टोटल इज 14,70,000। इसमें 1,50,000 प्लस 3 लाख ऐड किया तो टोटल आ रहा है 19,20,000। इस 19,20,000 में 2,80,000 ऐड होगा तो आपका आ रहा है 22 lakhs। यहाँ पे भी सेम हम लोग लिखेंगे 22 lakhs। सो 22 lakhs प्लस 5,50,000, आंसर इज 27,50,000। एंड डिफरेंस 41,25,000 माइनस करोगे तो आपका प्रॉफिट आ रहा है 13,75,000। चलो कॉस्ट शीट तो हमारी हो गई है, अभी हमें सिर्फ CPU निकालना है। तो हर एक को 25,000 से डिवाइड करना है, तो 1 डिवाइड बाय 25,000, सॉरी इंटू 100 नहीं, इंटू मुझे करना था। 1 डिवाइड बाय 25,000 इंटू चलो 1,50,000 इज इक्वल टू 6, क्या हो गया, ओके 14,70,000 इज इक्वल टू 58.8। 19,20,000 इज इक्वल टू 76.8। 2,80,000 is equal to 11.2. 22 lakhs is equal to 88. 22 lakhs is equal to 88. 27,50,000 is equal to 110. 13,75,000 is equal to 55. The total is 165. एक क्लियर, ओके। सो अभी जो नेक्स्ट सम हम लोग करने वाला है वहाँ पे एस्टिमेटेड वाला पार्ट नहीं है, वहाँ पे आपको 2 प्रोडक्ट है, मतलब एक ही कंपनी है जिसके 2 सेपरेट प्रोडक्ट है, उसकी कॉस्ट शीट आपको प्रिपेयर करना है। बहुत ही अच्छा और बेसिक सम है, उसमें कुछ रखा ही नहीं था, तो डायरेक्टली वो आया था आपका वो 2024 के पेपर में, सॉरी 2023 के पेपर में आया था। और यही सम जो अभी हमने किया ना, वही सम आपका रिपीट हुआ था 2024 केसेस में। एक्स लिमिटेड 12,500 यूनिट्स अमाउंट, ठीक है। एडजस्टमेंट भी सेम है, बाकी कुछ चेंजेस यहाँ पे दिए नहीं है, ठीक है। सो अभी हम लोग करने वाले लास्ट सम ऑफ द कॉस्ट शीट। सो कॉस्ट शीट बेसिकली 3 टाइप से आता है, एक होता है डिटेल कॉस्ट शीट, दूसरा होता है एस्टिमेटेड, तीसरा होता है मल्टीपल प्रोडक्ट कॉस्ट शीट। चलो सो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाला है, क्वेश्चन नंबर 4। आशीष मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैन्युफैक्चर्स 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज प्रोडक्ट M एंड प्रोडक्ट N। एक साथ कॉस्ट शीट प्रिपेयर करोगे तो भी चलेगा। सो तीनों का मटेरियल पर यूनिट दिया है 300, 360, 180, 150, लेबर एक्सपेंसेस 120, 240। अभी इन तीनों को, अभी ये जो टाइप है ना, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, मतलब जब तक अपन अभी हम लोग क्या करते थे कि सभी एक्सपेंसेस लिखते थे, उसके बाद हम लोग टैली करते थे। यहाँ पे कैसे है, मटेरियल, वेजेस, एक्सपेंस जब ऐड करेंगे एकदम प्राइम कॉस्ट आएगा, और नेक्स्ट एक्सपेंस जो है ना वो प्राइम कॉस्ट के ऊपर डिपेंड है, मतलब जब तक हम लोग प्राइम कॉस्ट नहीं निकालते तब तक आगे नहीं जा सकते। तो ऐसे टाइप के सम्स है ये। सो डायरेक्ट मटेरियल 300, 360 ओके वो दिया है। मैम इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, प्राइम कॉस्ट मिलेगा। आगे क्या बोला है, फैक्ट्री एक्सपेंस आर चार्ज 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट। सो प्राइम कॉस्ट का 20% निकालेंगे तो फैक्ट्री मिलेगा, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री करेंगे तो क्या मिलेगा मैम, वर्क्स कॉस्ट मिलेगा। वर्क्स कॉस्ट में नेक्स्ट कौन से ओवरहेड ऐड होता है, ऑफिस, तो उसके बारे में क्या बोला है, ऑफिस एक्सपेंस आर चार्ज 25% ऑफ वर्क्स कॉस्ट, ये दिया है। फिर हमें COP मिलता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में बोला है 6,000 हमने किसके बनाए, M के बनाए, जिसमें से 4,500 ही हमने यूनिट्स को क्या किया, सोल्ड किया। तो मैम 6,000 में से आपने 4,500 ही सोल्ड किया, इसका मतलब 1,500 आपने नहीं सोल्ड किया, तो ये आपका क्या हो गया मैम, क्लोजिंग स्टॉक।
एंड बी एन के लिए बोला है 15,000 यूनिट्स हमने एन के प्रोड्यूस किए, जिसमें से 13,500 ही सोल्ड किया, मतलब सेम 1,500 क्लोजिंग स्टॉक। सेलिंग एक्सपेंस आपको यहाँ पे बोला है 45 पर यूनिट ऑफ एम, 60 पर यूनिट ऑफ वाई, एंड द कंपनी चार्ज प्रॉफिट, ये बोला फेमस एडजस्टमेंट आता ही है, द कंपनी चार्जेस प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स फॉर बोथ द कंपनीज। चलो सो लास्ट समय ये हम लोग करते हैं, सेम फॉर्मेट है, कुछ नहीं, प्रोडक्ट एम यूनिट सीपीयू अमाउंट, प्रोडक्ट एन यूनिट सीपीयू अमाउंट। चलो सो पहले यूनिट्स का काम करके लेते हैं क्योंकि सीपीयू के ऊपर डेटा दिया है। तो पहला 6,000 यूनिट्स ऑफ एम वेर प्रोड्यूस बोला है मैम, तो डीएम से लेके सीओपी तक सेम लिखते जाना है, 6,000 6,000 6,000, वर्क्स ओवरहेड भी 6,000, ऑफिस ओवरहेड भी 6,000, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक भी 6,000, यहाँ पे रुकना है, आगे नहीं जाना है। उसमें से आउट ऑफ विच 4,500 यूनिट्स वेर सोल्ड, तो मैम COGS में आना है, COGS से लेके 4,500 4,500 4,500 4,500, तो 6 ओपनिंग को कुछ बोला ही नहीं है। सो 6,000 में से 4,500 सोल्ड किया, मतलब कितना साइड में निकाला, 1,500 हमने साइड में निकाला। तो मैम इसकी वैल्यू क्या है, बोला है ना कॉस्ट शीट में हमेशा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो आपका कॉस्ट प्रोडक्शन पर यूनिट पे ही लगता है, तो यहाँ पे वैल्यू देने की भी ज़रूरत नहीं, यहाँ पे जो सीपीयू आएगा वही सीपीयू हम लोग यहाँ पे लेंगे। चलो वैसे ही प्रोडक्ट एन का करके लेते हैं। सो प्रोडक्ट एन का कितना है, 15,000 यूनिट्स है मैम, प्रोड्यूस बोला है, तो 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000, ओके यहाँ पे स्टॉप करना है, ओपनिंग स्टॉक इज दिया नहीं है। उसमें से कितने यूनिट सोल्ड किए, 13,500 सोल्ड किया, तो COGS से लेके 13,500 सेल्स तक, 13,500 13,500 13,500 13,500, ठीक है। सो सेम यहाँ पे भी सेम 50,000 में से 13,500 सोल्ड कर रहा है, इसका मतलब 1,500 हम लोग सोल्ड नहीं कर रहे, तो ये आपका क्लोजिंग स्टॉक हो गया। चलो डेटा इज़ रेडी, तो सीपीयू का ही काम है। सो यहाँ पे बोला है मटेरियल 300, लेबर 180, सो इधर ले रहे 300 180 120, और उसका दिया है 360 150 240, 360 150 240। चलो आगे नहीं जा सकते, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मैम, 6,000 इंटू 300 इज इक्वल टू 18 लाख, क्योंकि प्राइम कॉस्ट के ऊपर ही बाकी का खर्चा रिकॉर्डेड है। 180 इज इक्वल टू 10,80,000, 120 इज इक्वल टू 7,20,000। चलो सो 300 प्लस 180 प्लस 120, सीपीयू आ रहा है आपका 600, तो 600 इंटू 6,000, 36 लाख आपका क्या आ गया, प्राइम कॉस्ट। चलो इधर का भी वैसे ही कर लेते हैं। सो 15,000 इंटू 360 54 लाख, 150 22 लाख 50,000, 240 36 lakhs, 360 plus 140 plus 240 750, इज आ रहा है 1,12,50,000। ओके अभी हमें मिला। फैक्ट्री ओवरहेड्स के बारे में क्या बोला है, तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस आर चार्ज 20% ऑफ अ प्राइम कॉस्ट, तो यहाँ पे प्राइम कॉस्ट है, तो यहाँ पे 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट बोला है। चलो निकालो, 36 लाख का 20% 7,20,000, ठीक है, और 1,12,50,000 का 20% 22,50,000। चलो सीपीयू का काम बाद में कर लेना।
36 lakhs प्लस 7,20,000, यहाँ पे 43,20,000 वर्क्स कॉस्ट आ गया। और इधर 1,12,50,000, सॉरी 1,12,50,000 प्लस 22,50,000, तो यहाँ पे 1,35 lakhs आ गया वर्क्स कॉस्ट। ठीक है, आगे क्या बोला है? आगे बोला है ऑफिस एक्सपेंसेस आर चार्ज 25% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। तो हमारी वर्क्स कॉस्ट तो आ गई है, तो इधर लिखेंगे हम लोग 25% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। चलो 43,20,000 का वर्क्स कॉस्ट आ रहा है आपका 10,80,000 एंड 1,35 lakhs का आ रहा है 33,75,000। चलो ऐड करो, 43,20,000 प्लस 10,80,000, टोटल इज 54 lakh यूनिट प्रोड्यूस। इसके आगे सम चेंज होने वाला है, 1,35 lakhs प्लस 33,75,000। एक मिनट, 1,35 lakhs प्लस 33,75,000 इज 1,68,75,000। ओके, आगे जाना है तो फिलहाल यहाँ पे हमें सीपीयू निकालना पड़ेगा। सो 54 lakhs डिवाइड बाय 6,000, तो इधर सीपीयू आ रहा है 900, तो यहाँ पे भी हम लोग सेम ही लेंगे मैम, 900 इंटू 1,500। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आपका आ रहा है 13,50,000। इधर 1,68,75,000 डिवाइड बाय 15,000, तो यहाँ पे आपका सीपीयू आ रहा है 1125। तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए सेम सीपीयू अप्लाई करना है, 1125 इंटू 1,500, 16,87,500। चलो माइनस करना पड़ेगा। सो 54 lakhs माइनस 1 करोड़, एक मिनट, 13,50,000, तो आपका आ रहा है 40,50,000। 1,68,75,000 माइनस 16,87,500, तो ये आ रहा है 1,51,87,500। ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का स्पेसिफिक बोला है, सेलिंग एक्सपेंसेस आर 45 रुपीज़ पर यूनिट। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आपको सेलिंग एक्सपेंसेस नाम दिया है, तो सेलिंग एक्सपेंस 45 रुपीज़ आपको एम के लिए लेने हैं, पर यूनिट बोला इसलिए हमने यहाँ पे लिखा, और 60 रुपीज़ फॉर एन लिख दिया है। चलो, सो यूनिट्स इनटू सीपीयू 4,500 इंटू 45, 2,02,500, 13,500 इंटू 60, 8,10,000। चलो ऐड करेंगे, सो 40,50,000 प्लस 2,02,500, तो यहाँ पे आ रहा है 42,52,500। 1,51,87,500 प्लस 8,10,000, ये आ रहा है 1,59,97,500। ओके, सो यहाँ तक तो आ गए हम लोग। आगे क्या बोला है? प्रॉफिट एट 20% बोला है। ओके, दोनों के लिए भी सेम बोला है इसलिए इधर लिख रहे हैं। सो प्रॉफिट 20% ऑन किसके ऊपर बोला है मैम? ऑन सेल्स बोला है, तो सेल्स इज 100, कॉस्ट इज 80। चलो, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 42,52,500 इंटू 100 डिवाइड बाई 80, तो आ रहा है 53 लाख, एक मिनट, ब्लैक पेन, 53,15,625। नेक्स्ट 1,59,97,500 इंटू 100 डिवाइड बाय 80, तो ये आ रहा है 1,99,96,875। चलो, डिफरेंस 3,39,99,375, 53। ओके, दैट्स इट, इतना ही करना था।
तो अभी यहाँ पे हम लोग सबका CPU निकालेंगे, तो 1 डिवाइड बाय 6000 इंटू 7,20,000 इज इक्वल टू 119.999, तो यहाँ पे 120 होगा ये। 43,20,000 इज इक्वल टू 719.99, तो यहाँ पे 720। 10,80,000 इज इक्वल टू 180। इसके आगे मेरे यूनिट चेंज हो रहा है, 4,500 हो रहा है। सो 1 डिवाइड बाय 4,500 इंटू 40,50,000 इज इक्वल टू 899.99, दैट इज 900। उसके बाद 42,52,500 944.99, सो 945। 10,63,125 इज इक्वल टू 236, ठीक है, 236, ओके। And last 53,15,625 is 1181। वैसे ही प्रोडक्ट एन का करना है, तो प्रोडक्ट एन के 15 है, तो 1 डिवाइड बाय 15,000 इंटू 22,50,000 इज इक्वल टू, तो आंसर आ रहा है 149.99, तो यहाँ पे 150 होगा ये। 1,35 लाख इज इक्वल टू 900। 33,75,000 is equal to 224.99, so 225। 51,87,000, 51,87,500, 1012। Next, 1 divided by 13,500 into 1184.99, तो यहाँ पे 1185 आएगा। 39,296, 1481, ओके। चलो, सो आज के लेक्चर में हमने ऑल कवर अप कर दिया है, और नेक्स्ट सम वो भी सेम जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था वैसे ही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में डिटेल कॉस्ट शीट था, उसके बाद एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट के हमने 2 सम किया क्योंकि वो आने के चांसेस है, एंड लास्ट हमने देखा था मल्टीपल प्रोडक्ट कॉस्ट शीट, ठीक है। तो यहाँ पे सम इजी आप वही तभी सॉल्व कर सकते हो जब तक आपका फॉर्मेट क्लियर नहीं है और कंटेंट्स क्लियर नहीं है। सो एक बार आपको फॉर्मेट याद आ गया, किस में क्या जाएगा, कैसे करना है, ये याद आ गया, तो आप सिंपली कर सकते हो। और ये सम एक बार रेफर करना, क्योंकि हर एक सम में डिफरेंट एडजस्टमेंट आपको दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 में तो डिटेल कॉस्ट शीट था, क्वेश्चन 2 में आपको 80% मतलब जो भी आउटपुट आया उसका 80% डोमेस्टिक में, 20% एक्सपोर्ट में कर रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 3 किया था, उसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स का, ये फेमस एडजस्टमेंट है जो उसलिए वो टाइप के सम्स मैंने लिए। एंड क्वेश्चन नंबर 4 मल्टीपल प्रोडक्ट कॉस्ट शीट, ठीक है। सो ये एक बार आपको क्विकली गो थ्रू करना है, रिवाइज करना है, और कुछ भी डाउट्स होगा तो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो, जो भी आपको पूछना है वो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो, ठीक है। इसका नोट जो है, मतलब ये जो मैंने फॉर्मेट और आज जो भी हमने इस लेक्चर्स में सॉल्व किया उसका PDF में कैप्शन में डाल दूंगी, आप एक बार वहाँ पे चेक कर देना, ठीक है। ओके, सो ऑन दैट नोट हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं। कॉस्ट शीट का कुछ भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में डाल दो, एंड ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर बटन प्रेस करना। थैंक यू सो मच।